हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं आपका न्यू चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपकी थर्ड बुक का 12th क्लास की थर्ड बुक का लास्ट चैप्टर है जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना केवल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि जो आपका वाइवा होगा 20 मार्क्स का उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसमें से वाइवा में बहुत क्वेश्चंस आते हैं और आपका जो 20 नंबर का रिटन टेस्ट होगा उसमें से भी आएगा इसका क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले हम चैप्टर कौन सा शुरू कर रहे हैं बताओ? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों। आपको पता है कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? प्लीज बताइए कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो का मतलब कैश का आना और कैश का जाना, फ्लो होना। किसका फ्लो होना? कैश का। कैश का आना और कैश का जाना क्या कहलाता है? कैश फ्लो। तो क्या डेफिनेशन पढ़े कैश फ्लो की? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, ये वो स्टेटमेंट है विच शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो मतलब आना और आउटफ्लो मतलब जाना ऑफ कैश, समझे? ये कैश का क्या बताती है? आना और जाना। मैम एक बात बताओ, ये तो हमें कैश बुक भी बताती थी, 11th क्लास में कैश बुक पढ़ी थी ना, आपको याद है ना कैश बुक का क्या फॉर्मेट होता था? कैश बुक का जो फॉर्मेट होता था, ये फॉर्मेट होता था कैश बुक का। ये आपकी बनती थी कौन सी बुक? कैश बुक। कभी सिंगल कॉलम बनाते थे, कभी डबल कॉलम बनाते थे, है ना। इसमें दो साइड होती थी, एक साइड कौन सी होती थी? रिसीप्ट, और एक साइड कौन सी होती थी? पेमेंट। इसमें भी तो आप कैश का आना और कैश का जाना दिखाते थे, पर अब ये चीज दोबारा दूसरे तरीके से क्यों पढ़ रहे हैं? जब हमें कैश बुक में कैश का आना डेबिट में और कैश का जाना क्रेडिट में बता ही दिया था, तो अब ये चीज दोबारा पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? बच्चों देखो, कैश का फ्लो तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, पर उसके आने जाने के रीजंस भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सपोज करो मेरे बिजनेस में कैश आया, लेकिन उसके लिए मुझे मशीनरी बेचनी पड़ी। क्या बेचनी पड़ी? तो बताओ वो सही कैश आया? नहीं। लेकिन अगर मुझे अपनी ट्यूशन फीस से कैश आया तो वो सही कैश आया। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? क्लियर हो रही है ना? जरूरी नहीं है कि हर जो कैश आपके पास आता है वो अच्छा कैश हो, राइट। आपको किसी का मर्डर करके कैश मिल गया तो क्या वो अच्छा कैश हो गया? नहीं ना, राइट ना। आपको कोई लीगल एक्टिविटी से कैश मिल गया तो वो अच्छा कैश नहीं है। तो कैश का आना और जाना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर उसके आने और जाने के रीजंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अब हम मानते हैं कि कैश का जाना एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये बात सही नहीं है। अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वहां पर आपका कैश जा रहा है इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए, तो वो तो अच्छा कैश जा रहा है ना। बात समझ में आ रही है ना? तो सिर्फ कैश का आना जाना नहीं, उसके आने जाने के रीजंस भी पढ़ते हैं। तो अगर हम इस डेफिनेशन को पूरा पढ़ें तो ये डेफिनेशन हमारी पूरी डेफिनेशन नहीं है। ये क्या कह रही है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which shows inflow and outflow of cash due to operating, investing and financing activities. Operating, investing and financing activities मतलब इसमें बिजनेस का कैश का आना जाना तो देखते हैं, पर उस आने जाने के रीजंस को भी हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं कि कैश आया तो क्यों आया और गया तो क्यों गया। समझ गए या नहीं समझ गए? कैश का ना केवल आना जाना देखते हैं बल्कि उसके रीजंस भी देखते हैं। समझ में आ रही है बात? ये नहीं आ रही है? कोई डाउट है किसी को? क्लियर हो गया? अब रीजन कौन कौन से रीजन है? रीजन हमारे पास 3 रीजन है। पहला रीजन ऑपरेटिंग, दूसरा रीजन इन्वेस्टिंग, तीसरा रीजन फाइनेंसिंग। दोबारा रिपीट करूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट है? जो कैश का क्या दिखाती है? आना जाना विद रीजंस। आना जाना विद, और रीजन कौन कौन से बताओ? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। मैम अब इन रीजंस का मतलब बता दो कि ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है। लेट्स सपोज पर अपने इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा नहीं, बड़ा एग्जांपल नहीं लेते। जो हमारे इंस्टीट्यूट में जो कोचिंग का काम कर रहे हैं ना, उसके कारण जो कैश आता जाता है वो कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। मैं एग्जांपल बताती हूँ।
मुझे जो फीस मिल रही है वो मेरे को पढ़ाने के कारण मिल रही है ना, तो वो मेरी कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। जो मैं रेंट पे कर रही हूँ वो क्यों पे कर रही हूँ? क्योंकि मैं पढ़ाने के कारण पे कर रही हूँ। मेरे को एक बिल्डिंग रेंट पे लेनी पड़ रही है, उसके कारण मुझे क्या देना पड़ रहा है? रेंट। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? या अपनी है तो डेप्रिसिएशन, पर डेप्रिसिएशन में कैश नहीं जाता। लेट्स सपोज तो बिल्डिंग मेरी किराए की है, तो मुझे क्या देना पड़ रहा है बताओ? रेंट। वो भी मुझे बिजनेस के कारण पे करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वो भी किसके कारण पे करना पड़ रहा है? बिजनेस के कारण। और स्टाफ की सैलरी, वो भी किस कारण पे करनी पड़ रही है? बिजनेस के कारण। तो जो भी कैश मुझे बिजनेस के कारण देना पड़ेगा ना, वो कौन सी एक्टिविटी हो गई? ऑपरेटिंग। मोटा मोटा समझ में आया ऑपरेटिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग का मतलब क्या हुआ? जो बिजनेस के कैश कारण कैश आए या बिजनेस के कारण कैश जाए। बिजनेस की वजह से नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी है वो कौन सी एक्टिविटी है बताओ? ऑपरेटिंग। जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी है वो कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। मेरे लिए, मेरे कोचिंग के लिए रेंट पे करना ऑपरेटिंग है, स्टाफ की सैलरी देना ऑपरेटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना ऑपरेटिंग है, और मेरे को मेरी फीस मिलना भी ऑपरेटिंग ही है। समझ गए या नहीं समझ गए? तो मैम एक बात बताओ, इन्वेस्टिंग कौन सी एक्टिविटी है? अब समझो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब, मोटा मोटा मतलब बता रही हूँ, हमें डीप में भी पढ़ना है इसको। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसी है? लेट्स सपोज करो मुझे साल भर में 1 लाख रुपए फीस आती है। कितनी फीस आती है? और मेरे खर्चे हो जाते हैं 50,000। कितने हो जाते हैं? कितने बच गए मेरे पास? मैंने उसका एक नया एसी खरीद लिया, है ना, तो वो मेरी कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग। मैंने उससे नया फर्नीचर ले लिया, तो वो मेरी कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग, है ना। मैंने नए शेयर्स ले लिए, कुछ भी मतलब मैंने परचेज कर लिया, तो वो मेरी कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग। और अगर परचेज किया इन्वेस्टिंग है, तो सेल करना भी मेरी कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ गए या नहीं समझ गए? क्या आप 2 एक्टिविटीज का मतलब समझ गए? पहली एक्टिविटी कौन सी? बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी, बिजनेस की, और वो कौन सी हो गई? ऑपरेटिंग। समझ में आ रही ना? और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब समझे? क्या होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब बताओ? जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचता है अपने सब काम निपटाने के बाद, उसको आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज कर लेते हो। एसी खरीदना है, बिजनेस को ग्रो करना चाहती हूँ। फर्नीचर खरीदना है, बिजनेस को ग्रो करना चाहती हूँ। मशीनरी खरीदना है, बिजनेस को ग्रो करना चाहती हूँ। तो ग्रो करने के लिए अगर आप कहीं पर पैसा लगाते हो, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग। तो अगर खरीदना इन्वेस्टिंग है, तो बेचना भी इन्वेस्टिंग भी है। समझ में आ रही है बात? डीप में अभी बात करेंगे। तीसरी एक्टिविटी हो गई फाइनेंसिंग। कौन सी एक्टिविटी हो गई? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब क्या हुआ बताओ बच्चों? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। लेट्स सपोज करो मेरे पास बिजनेस में रेवेन्यू आ रहा है 1 लाख रुपए, पर मेरे पास खर्चे कितने हो रहे हैं? 1,20,000 के। 20,000 के खर्चे मेरे क्या हो गए? ज्यादा। रेवेन्यू आ रहा है 1 लाख रुपए, खर्चे हो गए 1,20,000। 20,000 के खर्चे मेरे क्या हो गए? ज्यादा। तो मुझे बैंक से क्या लेना पड़ेगा? लोन। तो बैंक से लोन लेना कौन सी एक्टिविटी हो गई? फाइनेंसिंग। अगर लोन लेना फाइनेंसिंग है, तो उस लोन को चुकाना भी फाइनेंसिंग है। समझ गए या नहीं समझ गए? छोड़ो बिजनेस की बात, आपके घर की बात करते हैं हम लोग। एक सिंपल आपके घर से एग्जांपल लेते हैं। हमें बिजनेस के बारे में थोड़ी देर के लिए नहीं सोचना। आपके पापा सैलरी लाते हैं, सैलरी हर महीने लाते हैं, उसी से आपका घर चलता है। तो वो सैलरी लाना आपके पापा की कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग। उसमें से मम्मी घर का खर्चा चलाती है, उसमें से राशन लाती है, फीस पे करती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करती है, तो वो भी कौन सी एक्टिविटी हो गई? ऑपरेटिंग। समझ में आ रही है? जो रेगुलर एक्टिविटीज है, जो पार्ट है, जो आपका रोजमर्रा का हिस्सा है, वो कौन सी एक्टिविटी हो गई? ऑपरेटिंग। अब लेट्स सपोज करो किसी महीने आपके पापा 1 लाख रुपए सैलरी लाए, और मम्मी का खर्चा हुआ सिर्फ 80,000। मम्मी के हाथ में कितने बच गए? 20,000। 20,000 की मम्मी ने एक रिंग बनवा ली। क्या बनवा ली? रिंग। तो रिंग बनवाना कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग। कौन सी एक्टिविटी हो गई? तो रिंग खरीदना इन्वेस्टिंग है, तो रिंग बेचना भी इन्वेस्टिंग है। भगवान ना करे रिंग कभी बेचनी पड़ जाए, तो वो भी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। कभी पापा सैलरी लेके आए 1 लाख रुपए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? खर्चा हो गया 1,20,000 रुपए, तो आपके पापा को दोस्त से 20,000 रुपए उधार मांगने पड़े ना, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई? फाइनेंसिंग। और दोस्त से उधार मांगना फाइनेंसिंग है, तो उसको चुकाना भी फाइनेंसिंग है। कैश से रिलेटेड आपकी 3 ही एक्टिविटीज होती है, आपके जीवन में भी और आपके बिजनेस में भी। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? लाइफ और बिजनेस अलग अलग नहीं है। लाइफ भी बिजनेस है और बिजनेस ही लाइफ है। लाइफ भी तो एक तरीके का हम रोज जो एक्टिविटीज करते हैं, है ना, वो इसी को आप बिजनेस से रिलेट करके देख सकते हो। क्लियर हो गई ना? तो बिजनेस में भी बहुत कितनी एक्टिविटी हो गई? 3। कौन कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस का रेगुलर नेचर,
अब एक बात बताओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो आप लोग बताओगे मुझे कौन कौन सी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं किसके एग्जांपल बता रही हूँ? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑफकोर्स घर के एग्जांपल मत बताना, बिजनेस के ही एग्जांपल बताने आपको। किसके एग्जांपल बताने आपको? बिजनेस के। और बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कारण इनफ्लो होता है और क्या होता है? आउटफ्लो होता है। बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कारण क्या होता है? इनफ्लो होता है और आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब कैश का आना, राइट? और आउटफ्लो का मतलब कैश का जाना। समझे कि नहीं समझे? इनफ्लो मतलब कैश का आना और आउटफ्लो मतलब कैश का जाना। मुझे बताओ बिजनेस में कैश किस कारण से ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई? आता किस कारण है? सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स। आपको नहीं लगता गुड्स खरीदना बिजनेस का पार्ट ही है और गुड्स बेचना भी बिजनेस का पार्ट है? पहली बात तो गुड्स का मतलब समझो। आई एम अज्यूमिंग कि आपको गुड्स का मतलब आता है, लेकिन फिर भी नहीं आता तो एक बार के लिए मैं याद दिला देती हूँ। जिसको आप बेचने के लिए अपने पास रखते हो ना उसे क्या कहते हैं? गुड्स। स्टेशनरी की शॉप पे कॉपी किताबें पेन पेंसिल गुड्स हैं। मिठाइयों की दुकान पे जलेबी गुलाब जामुन गुड्स हैं। जनरल स्टोर पे आटा दाल चावल गुड्स हैं, है ना? एक कपड़े की दुकान पे शर्ट पैंट्स ये गुड्स हैं, है ना? तो एक बात बताओ, एक बंदा जो गुड्स की सेल कर रहा है वो बिजनेस का पार्ट है ना, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई? ऑपरेटिंग। कौन सी सेल? कैश सेल। कौन सी सेल? कैश सेल। लेकिन अगर आप कैश सेल कर सकते हो तो आप उधार माल भी बेच सकते हो। कौन सा माल बेच सकते हो? उधार। तो उधार माल बेचोगे तो रिसीव फ्रॉम डेटर, तो ये भी कौन सी एक्टिविटी हो गई बताओ? ऑपरेटिंग। समझ गए या नहीं समझ गए? क्लियर हो गई? अच्छा, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि लोग बिजनेस में गुड्स नहीं बेचते, कई बार सर्विसेज देते हैं। जैसे डॉक्टर है सर्विसेज देता है, सीए है सर्विसेज देता है, आर्किटेक्ट है सर्विसेज देता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, आप सर्विसेज बेचते हो तो आपकी कौन सी एक्टिविटी हो गई? ऑपरेटिंग। सिंपल सी बात है, जो आपका धंधा है ना, जो आपका बिजनेस है, उससे जो पैसा आएगा ना वो कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। तो मेरे लिए बताओ कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? मेरा बिजनेस क्या है बताओ? मेरा बिजनेस सीए प्रैक्टिस है ना? या फिर मेरा बिजनेस थोड़ा बहुत तुम लोगों को पढ़ा देती हूँ हल्का फुल्का, हाँ थोड़ा बहुत तुम लोगों को पढ़ा देती हूँ, समझ गए? एक आधा घंटा तो जो तुम लोगों को पढ़ा देती हूँ या फिर सीए प्रैक्टिस है, उससे मुझे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो कौन सी एक्टिविटी हो गई? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई। समझ गए या नहीं समझ गए? क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? राइट। आपका जो बिजनेस का पार्ट है, अगर आपकी कोई शॉप है ना, उस शॉप में जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो आपकी कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। अब आप शॉप में गुड्स बेचते हो, शर्टों की दुकान है तो शर्टें बेचोगे, है ना? मिठाइयों की दुकान है तो मिठाइयां बेचोगे, स्टेशनरी की दुकान है तो स्टेशनरी बेचोगे। नगद बेचोगे या उधार बेचोगे? नगद बेचोगे तो कैश सेल होगी, उधार बेचोगे तो डेटर से पैसा आएगा। समझ गए नहीं समझ गए? और अगर आपका सर्विसेज बेच रहे हो, मतलब क्या बेच रहे हो? सर्विसेज, गुड्स की बजाय। आप डॉक्टर हो, सीए हो, लॉयर हो, आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हो तो ये भी कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और क्या आ जाएगा? सेल ऑफ स्क्रैप, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। इसमें आएगा सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप क्या हो गया बच्चों? अच्छा, ये जो मैं कैश फ्लो पढ़ा रही हूँ ना, नॉर्मल बिजनेस के लिए पढ़ा रही हूँ। अभी जो फाइनेंसिंग बिजनेस होता है उसकी अलग होती है कैश फ्लो। फाइनेंसिंग बिजनेस मतलब बैंक जिनका पैसा लेन देन का काम होता है ना, उनकी कैश फ्लो डिफरेंटली बनती है पैसा लेन देन का काम वाली। लेकिन अभी मैं बाकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए कैश फ्लो पढ़ा रही हूँ। समझ में आ रही ना? है ना? क्लियर हो गई ना? तो एक बात बताओ, मान लिया एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, शर्टें बनी, स्क्रैप बच गया, स्क्रैप मतलब साथ में से कतरने में निकल गई, है ना? वो कतरने कबाड़ी वाले को बेच दी तो वो भी कौन सी एक्टिविटी हो गई बताओ? ऑपरेटिंग। और इन सब के कारण कैश आता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बताओ? इनफ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? इनफ्लो। समझ गए या नहीं समझ गए? आपको क्लियर हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? बताओ। जो बिजनेस की एक्टिविटी है वो ऑपरेटिंग, जो बिजनेस की एक्टिविटी है वो ऑपरेटिंग, और उसके कारण अगर कैश आए तो इनफ्लो, कैश आए तो इनफ्लो। अच्छा, अब एक बात बताओ, कैश का जाना, जाना में देखो, कैश परचेज ऑफ गुड्स। समझो आपकी फैक्ट्री है और आप आइसक्रीम बना रहे हो तो आप दूध खरीदोगे, राइट? शर्ट बना रहे हो तो आप कपड़ा खरीदोगे, और अगर आपकी दुकान है, आपकी क्या है? दुकान है, तो स्टेशनरी खरीदोगे और फिर उसको बेचोगे। तो स्टेशनरी खरीदना भी ऑपरेटिंग और स्टेशनरी को बेचना भी ऑपरेटिंग। समझ में आ रही है ना बच्चों? क्लियर हो गई? मिठाइयों की दुकान है तो मावा दूध खरीदना ऑपरेटिंग,
मिठाई बना के बेचना ऑपरेटिंग। समझ में आ रही है ना बात, राइट। शर्टों की दुकान है तो शर्टें खरीदना ऑपरेटिंग और शर्टें बेचना भी ऑपरेटिंग। अगर कैश परचेज कर रहे हो तो उसके कारण कैश जाएगा। और सपोज करो आप पेमेंट टू क्रेडिटर कर रहे हो, नगद नहीं खरीदा आपने, उधार खरीदा, तो पेमेंट टू क्रेडिटर इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ में आ रही है ना, या तो सामान नगद खरीद सकते हैं या फिर उधार दे सकते हैं। अच्छा और बताओ, और बिजनेस में क्या क्या करते हैं बिजनेस चलाने के लिए, बताओ। बिजनेस चलाओगे तो बिल्डिंग चाहिएगी, बिल्डिंग चाहिएगी तो रेंट देना पड़ेगा, है ना। बिजनेस चलाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, राइट। बिजनेस चलाओगे तो आपको इंश्योरेंस भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपको लगातार डर लगा रहता है आग लगने का और चोरी होने का, तो आपको इंश्योरेंस भी पे करना पड़ता है। समझ रहे हो। बिजनेस चलाते हो तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है तो टैक्स भी पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। मतलब जो भी बिजनेस चलाते हो तो आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी, सैलरी वेजेस एक ही बात है। अब जैसे 11वीं क्लास में इतने सारे खर्चे लिखवाए थे, आप ये समझ लो उन खर्चों में से जो बिजनेस चलाने के कारण खर्चे पे करते हैं ना, वो कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग। लीगल एक्सपेंसेस बिजनेस चलाने के कारण होता है, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस चलाने के कारण होता है, बैंक चार्जेस बिजनेस चलाने के कारण होता है। पर मेनली आपसे एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, तो ये मैंने आपको लिखवा दिए। सारी कौन सी एक्टिविटी है बताओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। समझ गए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब। क्या आपको किसी को कोई डाउट है ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग का मतलब क्या हुआ, रेगुलर बिजनेस से जो एक्टिविटी होती है वो कौन सी एक्टिविटी होती है। मतलब अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं तो सबसे पहले ये रेगुलर नेचर की होती है। रेगुलर नेचर मतलब, रेगुलर नेचर का मतलब जरूरी नहीं है रोज आए, रेगुलर का मतलब रिकरिंग नेचर। इवन मैंने रेगुलर नेचर गलत लिखवा दिया, इसको मैंने क्या लिखवाना चाहिए बताओ, रिकरिंग नेचर, बार बार होने वाली। क्योंकि रेगुलर से आप समझ जाओगे कि रोज आएगा, रोज का होना जरूरी नहीं है, चाहे हफ्ते में एक बार आए ये इनकम, लेकिन चाहे महीने में एक बार आए, पर आपकी रिकरिंग नेचर पे आएगी। और दूसरा ये आएगी अराइज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का पार्ट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और आपको बताऊं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश का आना हमेशा अच्छा हो माना जाता है, जितना कैश आएगा उतना बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है ना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कभी कैश का आना बुरा नहीं माना जाता, और कैश का जाना भी इवन बुरा नहीं जाना माना जाता। पता है क्यों, क्योंकि बिजनेस जितना ज्यादा बड़ा होगा आपके एम्प्लॉय उतनी ज्यादा होंगे और सैलरी उतनी ही ज्यादा पे करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात, ये नहीं। ऑपरेटिंग में तो कैश आए वो भी अच्छा और कैश जाए, छोटे बिजनेस को कम कैश पे करना पड़ता है, बिजनेस बड़ा होता जाएगा तो आपके ऑपरेटिंग का खर्चा भी बढ़ता चला जाएगा। समझ में, नेचुरल है ना ये तो, राइट ना। क्लियर हो गई। आपका एक आउटलेट खुला हुआ है तो एक आउटलेट के एम्प्लॉइज को सैलरी दोगे, आपके 10 आउटलेट खुले हुए हैं तो आप 10 आउटलेट के एम्प्लॉइज को सैलरी दोगे। हाँ, अगर आपको एक ही आउटलेट में बहुत ज्यादा सैलरी देनी पड़ रही है तो ये खराब बात है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। तो ऑपरेटिंग क्लियर हो गया। ऑपरेटिंग के बाद अगली कौन सी है बताओ, इन्वेस्टिंग। पर अभी हम इन्वेस्टिंग को डिस्कस नहीं करेंगे, उससे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, फाइनेंसिंग को। फाइनेंसिंग को अगर हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इन्वेस्टिंग को डिस्कस करेंगे ना, तो आपको इन्वेस्टिंग बेटर समझ में आएगी। समझ में आ रही है बात या नहीं। किस फ्लो में मुझे पढ़ाना है, ऐसा नहीं है मैं इन्वेस्टिंग नहीं पढ़ाऊंगी, पर किस फ्लो में मुझे पढ़ाना है ये मुझे डिसाइड करने दो। समझ गए। तो अब हम पढ़ रहे हैं कैश फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सिंपल सा मतलब है बच्चों, इसका मतलब होता है उधार लेना और उधार देना नहीं, उधार चुकाना। उधार देना तो इन्वेस्टिंग में आएगा। प्लीज मेरी बात सुनिए, फाइनेंसिंग का मतलब क्या होगा, उधार लेना और उधार चुकाना, देना नहीं, उधार चुकाना। जो आपने कर्जा लिया है उसको वापस रीपे करना भी किस में आएगा, फाइनेंसिंग में। समझ में आ रही है ना। इसमें भी दो चीजें पढ़ोगे आप, इनफ्लो, ऑफ कोर्स इनफ्लो का मतलब क्या होगा बताओ, कैश का आना, राइट। और दूसरी चीज क्या पढ़ोगे बताओ, आउटफ्लो। और आउटफ्लो का मतलब क्या होगा बताओ, कैश का जाना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। 6 मार्क्स का तो आपका जो 20 नंबर का इंटरनल होगा उसमें आएगा, 6 to 8 मार्क्स का आपके फाइनल एग्जाम में आएगा, और वाइवा में आने वाला जो टीचर है आपसे कम से कम 2 क्वेश्चन इससे पूछेगा ही पूछेगा 100%। और वो दो क्वेश्चन जो पूछता है ना, वो यही पूछता है कि ये कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। तो आज की क्लास ही सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है देखा जाए तो वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या हो गई बताओ, उधार लेना, उधार चुकाना। समझ गए या नहीं समझ गए। उधार लेना मैं हिंदी में लिख देती हूँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं।
राइट, उधार चुकाना, समझ गए या नहीं समझ गए, राइट, उधार ले। अच्छा अब एक बात बताओ, एक कंपनी का कैश फ्लो पढ़ रहे हैं ना, तो कंपनी उधार कैसे लेती है? आप लोगों को पहले 3 चैप्टर पढ़ के समझ में आ गया होगा कि कंपनी उधार कैसे लेती है, शेयर इशू करके। क्या इशू करके? कंपनी जब शेयर इशू करती है तो वो उधार लेती है ना। शेयर का मतलब समझ गए ना, कंपनी को 1 लाख रुपए की जरूरत है, कितने रुपए की जरूरत है? 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो कंपनी क्या करेगी, 10,000 शेयर इशू कर देगी 10 के, तो 1 लाख रुपए कंपनी के पास आ जाएंगे। तो कंपनी शेयर इशू करके उधार लेती है, तो उधार लेती है कंपनी, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अब आपको पता है शेयर कैपिटल कौन कौन से होते हैं बताओ? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों से ही कंपनी उधार लेती है, राइट। तो दोनों लिखेंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल भी और इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी, दोनों से ही कंपनी उधार लेती है, समझ गए। और कंपनी उधार किससे लेती है? डिबेंचर इशू करके। क्या इशू करके? आप लोगों को पता होगा कि कंपनी के जो ओनर होते हैं वो जब कंपनी में पैसा लगाए तो क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर, और जो बाहर वाले कर्जा देते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो दूसरा कंपनी जो है उधार लेती है, क्या इशू करके बताओ, डिबेंचर इशू करके। क्या इशू करके? डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर। थर्ड बुक में पढ़ाया, सेकंड बुक में पढ़ाया जाता है आपको, मतलब, राइट। अब क्या हो गया, डिबेंचर। डिबेंचर में, अच्छा खाली डिबेंचर इशू करके कंपनी उधार लेती है बताओ? डिबेंचर के साथ कंपनी बॉन्ड्स भी इशू कर सकती है। कंपनी क्या इशू कर सकती है बताओ? बॉन्ड्स भी इशू कर सकती है, ठीक है। हाँ, पब्लिक डिपॉजिट भी, कुछ भी, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब इशू करके कंपनी उधार लेती है। समझ में आ रही है बच्चों? और कंपनी किस चीज से उधार लेती है? बोरोइंग से। बोरोइंग मतलब किससे? लोन से और बैंक ओवर ड्राफ्ट से। तो और किससे उधार लेती है बताओ कंपनी? प्रोसीड फ्रॉम बैंक लोन, बैंक लोन बोल लो, या कोई भी टर्म लोन बोल दो, या फिर कोई भी क्या बोल दो, बैंक ओवर ड्राफ्ट। इनसे कंपनी जो है उधार लेती है, और उधार लेती है तो कैश आता है। अब ये बताओ, ये वाला कैश क्या मानेंगे अच्छा कैश है? उधार लेके कैश आ रहा है ना। अभी फिलहाल के लिए समझ लो ये अच्छा कैश नहीं है, आगे चल के जब ग्रेजुएशन में पढ़ाऊंगी ना तो आपको साबित करके बताऊंगी, मैं प्रूव करके बताऊंगी कि बोरो करना भी बिजनेस के लिए अच्छा होता है। लेकिन फिलहाल आप 12th क्लास के बच्चे हो, तो फिलहाल जब आप फाइनेंस पढ़ोगे ना, अकाउंट्स छोड़ के फाइनेंस पढ़ोगे, अभी आप क्या पढ़ रहे हो, अकाउंट्स। अकाउंट्स में तो ये माना जाता है कि बोरो करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब जब आप फाइनेंस पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ाया जाएगा कि बोरो करना भी आपकी क्या होती है, अच्छी बात होती है। पर फिलहाल के लिए समझ लो, बोरो करने से कैश, अच्छा कैश नहीं आ रहा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अच्छा, कैश आता है बोरो करने से और जाता है कैसे बताओ? रीपेमेंट। और शेयर की रीपेमेंट करे तो उसे कहते हैं रिडम्पशन। क्या कहते हैं? या बाय बैक। एग्जैक्टली बाय बैक। किसने बोला बाय बैक? बाय बैक ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब मेरी क्लास में अच्छे बच्चे हैं, उनको पता है इक्विटी शेयर के पैसे वापस करना क्या कहलाता है, बाय बैक, और प्रेफरेंस शेयर के पैसे वापस करना क्या कहलाता है, रिडम्पशन। इक्विटी शेयर के पैसे वापस करना क्या कहलाता है, बाय बैक। इक्विटी शेयर के पैसे वापस करना क्या कहलाता है, बाय बैक, और प्रेफरेंस शेयर के पैसे वापस करना क्या कहलाता है, रिडम्पशन। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? क्या आपको क्लियर है? कोई डाउट है? इक्विटी शेयर के पैसे वापस करोगे तो क्या कहलाएगा, बाय बैक, और प्रेफरेंस शेयर के पैसे वापस करोगे तो क्या कहलाएगा, रिडम्पशन। कोई बात नहीं, नाम ही तो डिफरेंट याद करने हैं, राइट ना। और आप डिबेंचर के पैसे वापस करते हो तो इसे भी हम कहते हैं रिडम्पशन। इसे भी हम क्या कहते हैं, रिडम्पशन। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। और बैंक लोन की आप रीपेमेंट करते हो। बैंक लोन की क्या करते हो आप, रीपेमेंट। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, टर्म लोन और बैंक ओवर ड्राफ्ट। समझे? उधार कैसे लेते हो बताओ आप लोग? शेयर इशू करके। बस ये इंटरनल लायबिलिटी है, ओनर का उधार है, और ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, मतलब बाहर वालों का उधार है। समझो, अगर तुम पापा से उधार ले लो तो वो इंटरनल लायबिलिटी है, और दोस्त से उधार ले लो तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो ऐसे ही कंपनी अगर शेयर होल्डर से उधार ले ले तो वो इंटरनल लायबिलिटी है, इसलिए इसको ओनर इक्विटी भी बोला जाता है।
और कंपनी बाहर वालों से उधार ले ले तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, डिबेंचर बोला जाता है। समझे या नहीं समझे? तो कंपनी ने शेयर इशू करके उधार लिया, कंपनी ने डिबेंचर इशू करके उधार लिया, कंपनी ने लोन लेके उधार लिया, और चुकाया कैसे? शेयर की रिडम्पशन करके। रिडम्पशन किसकी होती है बताओ? इक्विटी शेयर नहीं, सॉरी, रिडम्पशन किसकी होती है बताओ? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, पीएससी मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और बायबैक किसका होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल का। समझ में आ रही है ना? और रिडम्पशन होती है डिबेंचर की, और रीपेमेंट होती है बैंक लोन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, अगर इक्विटी शेयर होल्डर से उधार लोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा, जिसे कहते हैं डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड? इक्विटी डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड? इक्विटी डिविडेंड पेड। तो ये भी आउटफ्लो हो गया क्योंकि पैसा गया ना इससे। अगर आप समझो, मेरी बात समझो, आप अगर इक्विटी शेयर होल्डर हो, आप लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है तो किसी लालच में तो लगाया होगा, कोई ऐसा ही तो अपना पैसा उठा के दे नहीं सकता। तो आप लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है तो आपको ये लालच है आगे चल के कंपनी आपको अपने प्रॉफिट में से क्या देगी? शेयर। तो वो जो शेयर कहलाता है प्रॉफिट का हिस्सा, वो क्या कहलाएगा? इक्विटी डिविडेंड। और अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो भी आपने लालच में पैसा लगाया है, आपको उम्मीद है कि आपको भी कंपनी डिविडेंड देगी, तो प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, राइट। और अगर आप डिबेंचर होल्डर हो या बैंक लोन वाले हो तो आप कंपनी से उम्मीद करते हो तो कंपनी आपको क्या देगी? इंटरेस्ट। क्या देगी? इंटरेस्ट। तो इससे पैसा जाता है तो ये हमारा क्या हो गया बताओ? आउटफ्लो। क्या हो गया ये हमारा? आउटफ्लो। समझ में आई बात या नहीं आई? प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो आप कंपनी से एक्सपेक्ट करते हो कि कंपनी आपको इक्विटी डिविडेंड देगी। अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कंपनी आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देगी। और अगर आप डिबेंचर होल्डर हो या बैंक लोन वाले हो तो कंपनी आप कंपनी से एक्सपेक्ट करते हो कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी। समझ में आ रही ना? तो इक्विटी डिविडेंड देना, प्रेफरेंस डिविडेंड देना, इंटरेस्ट देना भी कौन सी एक्टिविटी हो गई? फाइनेंसिंग। समझ में आ रही है ना? और इससे भी कैश जाता है, तो इसलिए हमारे किसमें हो गया? आउटफ्लो में। अच्छा, जब हम शेयर रिडीम करते हैं, क्या रिडीम करते हैं? शेयर। तो कई बार प्रीमियम पे रिडीम कर देते हैं। किस पे रिडीम कर देते हैं? अब मैम ये क्या नहीं बोला है? 100 रुपए का शेयर है। कितने का शेयर है? हम 10 रुपए उसके फालतू वापस कर देते हैं, तो हमने कितने रुपए वापस कर दिए? 110। उसे कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या कहते हैं उसे? 100 रुपीज का डिवेंचर है लेकिन हमने वापस कितने कर दिए? 110। तो 10 रुपए जो आएगा वो क्या आएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। उससे कैश आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर और डिवेंचर, ये भी आपकी कौन सी एक्टिविटी है बताओ? फाइनेंसिंग। और इससे भी कैश आपका जाएगा। क्या आपको फाइनेंसिंग समझ में आया? क्या आपको फाइनेंसिंग समझ में आया? ऑपरेटिंग क्लियर है? फाइनेंसिंग क्लियर है? ऑपरेटिंग क्या है बताओ? जो बिजनेस से आया डेट इज ऑपरेटिंग। मतलब बैंक पे ही क्यों नहीं अप्लाई होता? क्योंकि बैंक पे जो इंटरेस्ट देते हैं ना बैंक, वो उसका ऑपरेटिंग का पार्ट होता है, क्योंकि वो तो रोज कैश इंटरेस्ट देता है। वो फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं होता। तो ये कैश फ्लो जो मैं फॉर्मेट बताऊंगी ना, ये बैंकों पे अप्लाई नहीं होगा। दोबारा रिपीट करती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ बैंक जो है इंटरेस्ट रेगुलर लेता है और रेगुलर ही देता है। हमारे सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट या हमारे जो भी एफडी के अकाउंट है उस पर बैंक ब्याज देता है ना। तो बैंकों के लिए तो रोज का काम है बैंक ब्याज लेना और ब्याज देना। तो बैंकों के लिए ब्याज कौन सी एक्टिविटी में आएगा? ऑपरेटिंग में। जबकि मैंने इंटरेस्ट पे को कौन सी एक्टिविटी में लिखवाया? फाइनेंसिंग में। इसलिए कैश फ्लो बैंकों पे अप्लाई नहीं होता। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे दिया था कि बेटा ये कैश फ्लो मैं सबके लिए पढ़ा रही हूँ एक्सेप्ट बैंक्स या फाइनेंसिंग कंपनी, जिनका काम ही उधार लेना और उधार देना है, उन पे कैश फ्लो अप्लाई नहीं होता। समझ गए या नहीं समझ गए? उसके बाद जो लास्ट एक्टिविटी है, और आपकी क्लास है, कल लास्ट पार्ट है, इसके बाद मैं आपको कैश फ्लो में कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब आप समझो, इन्वेस्टिंग मतलब कुछ खरीदना है, किसको छोड़ के? सिर्फ गुड्स को छोड़ के कुछ भी खरीदना, क्योंकि गुड्स तो किस में चला गया था? ऑपरेटिंग में। गुड्स किस में चला गया था? गुड्स के अलावा कुछ भी खरीदना बेचना किस में जाएगा? इन्वेस्टिंग में। अब गुड्स के अलावा क्या क्या खरीद सकते हो आप? फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, शेयर्स भी खरीद सकते हो आप दूसरी कंपनी के। भाई अपनी कंपनी के शेयर इशू कर सकते हो तो आप दूसरी कंपनी के शेयर खरीद भी सकते हो। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो मतलब गुड्स तो चला गया ऑपरेटिंग में,
और गुड्स के अलावा कुछ भी खरीदना और कुछ भी बेचना, वो किसका पार्ट हो गया बताओ? इन्वेस्टिंग का। समझ में आ रही है ना? अब मुझे बताओ, इसमें भी दो चीजें होगी, एक क्या होगा? इनफ्लो, और एक क्या होगा? आउटफ्लो। बताओ डिफरेंस क्या है इनफ्लो और आउटफ्लो में? बताओ। इनफ्लो मतलब कैश आना और आउटफ्लो मतलब कैश जाना, सेम बात है। कैश आना और कैश जाना। अब मुझे बता दो आएगा किस कारण, सेल से या परचेज से? एग्जैक्टली सेल करेंगे जब फर्नीचर की, बिल्डिंग की, तो कैश आएगा। और परचेज से कैश जाएगा। किस किस की? पहले हम आउटफ्लो के बारे में पढ़ते हैं, आउटफ्लो के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे ना। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट नहीं, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में कोई भी एसेट। अब आपको फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पता है कि नॉन करंट एसेट कौन कौन सी होती है, टेंजिबल भी और इंटेंजिबल भी। टेंजिबल भी और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट भी, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी। पर आपको जिसको फर्स्ट चैप्टर जिसने नहीं किया उसके लिए मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर लेती हूँ कि नॉन करंट का एसेट क्या क्या मतलब हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग, एलएनबी का मतलब लैंड बिल्डिंग। दूसरा सुनाई दिया, प्लांट एंड मशीनरी। पीएनएम का मतलब फर्नीचर एंड फिक्सचर। एफएफ का मतलब फर्नीचर एंड फिक्सचर। उसके बाद गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फॉर्मूला, डिजाइन, जितने भी इंटेलिजिबल एसेट है, व्हीकल और इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को हम ना अगली क्लास में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। वैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, बट फिर भी हम एक बार नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल आप इन सब चीजों को खरीद लोगे तो कैश आएगा कि जाएगा? जाएगा। इसलिए वो किस में गया? आउटफ्लो में। और अगर आप इन सबको क्या करोगे? सेल करोगे। सेल क्या करोगे? नॉन करंट एसेट, तो कैश आएगा। अब नॉन करंट एसेट तो यही हो गई ना सारी वाली, इनको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ना प्लीज ध्यान से सुनिए, चलो थोड़ा सा बता ही देती हूँ। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? आप दूसरी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो ना, तो वो क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। दूसरी कंपनी के डिवेंचर खरीद रहे हो ना, तो वो आपके क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मैम कुछ समझे नहीं हम। अभी तो आप शेयर डिवेंचर को किसमें लिखवा रहे थे? फाइनेंसिंग में। और अब आप शेयर डिवेंचर को किसमें लिखवा रहे हो? इन्वेस्टिंग में। ये शेयर डिवेंचर इन्वेस्टिंग का पार्ट है। सुनो मेरी बात सुनो, अगर रिलायंस अपनी कंपनी के शेयर इशू करती है तो वो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। अपनी कंपनी के शेयर रिडीम करती है तो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। और रिलायंस टाटा के शेयर खरीद रही है, बेच रही है, तो वो कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्ट। समझे? अगर मैंने एक कंपनी बनाई वंदना लिमिटेड, क्या बनाई? वंदना लिमिटेड। कोई भी बिजनेस करना है मुझे, मैंने एक कंपनी बना ली है ना, तो मैं वंदना लिमिटेड के शेयर इशू कर रही हूँ और वंदना लिमिटेड के रिडीम कर रही हूँ, तो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। और अगर वंदना लिमिटेड किसी XYZ कंपनी के शेयर खरीद रही है और बेच रही है, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग। समझ में आई? तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में प्लीज बच्चों सुनिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट होता है ना, मैं एक काम करती हूँ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अलग ही हेड बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। राइट? परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हालांकि मुझे उस नॉन करंट एसेट में ही लिखना चाहिए था वो, पर फिर भी चलो मैं अलग हेड बना देती हूँ। इसमें क्या होगा बताओ? शेयर, डिबेंचर, बोन्स ऑफ अदर कंपनी, बोन्स ऑफ अदर कंपनी। दूसरी कंपनी के शेयर डिबेंचर खरीदना कौन सी एक्टिविटी हो गई? नॉन करंट। समझ में आ रही है ना? या परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स भी हो सकता है ना, समझे? म्यूचुअल फंड्स भी हो सकता है, तो ये भी कौन सी एक्टिविटी हो गई बताओ? इन्वेस्टिंग हो गया। क्लियर हो गई ना? तो सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी कौन सी एक्टिविटी हो गई बताओ? इन्वेस्टिंग। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हालांकि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट का ही क्या होती है? पार्ट।
पर थोड़ा सा इलोबरेशन के लिए मैंने इसको अलग से बता दिया। समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर हो गई? राइट, ओके। क्या बोला मैंने? खरीदना और बेचना। अगर छोटा सा याद करना चाहते हो ना, तो गुड्स के अलावा कुछ भी खरीदना और कुछ भी बेचना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। जो ऑपरेटिंग में खरीदा बेचा ना, उसको छोड़ के कुछ भी खरीदा बेचा तो कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। प्लीज इधर देखो, इधर देखो, अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहे हो तो आप उसको किराए पे चढ़ाओगे तो आपको क्या मिलेगा? किराया। तो किराया मिलना भी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग, है ना। अगर आप शेयर खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड। तो डिविडेंड मिलना भी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। भाई शेयर इशू करते हो तो डिविडेंड पे करते हो, लेकिन शेयर खरीदोगे तो जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हो आपको डिविडेंड मिलेगा ना। और अगर आप डिबेंचर खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रिसीव करना भी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। और इनसे रिसीव करने से कैश आता है। समझे या नहीं समझे? अगर आप क्या खरीद रहे हो बताओ? शेयर किसी और कंपनी के, तो आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड। उस कंपनी से प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा ना। आप किसी और कंपनी, मैंने रिलायंस के शेयर खरीद रहे तो मुझे उससे क्या मिलेगा? डिविडेंड, है ना। तो पैसा आएगा, तो इनफ्लो में आ गया। मैंने रिलायंस के डिबेंचर खरीदे तो मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, तो उससे पैसा आएगा। और अगर मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? रेंट, उससे भी पैसा आएगा। तो दोनों हमारे क्या हो गए? इनफ्लो। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? कोई डाउट है किसी को? तो ये हमारा पार्ट हो गया ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का। अगली क्लास में हम करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और कैश फ्लो का फॉर्मेट। थैंक यू सो मच, बाय। इतना ही था आज की क्लास में।